आई होप सब लोग ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी के लिए? यस मैम। यस मैम। ओके। सो आज के लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्लास है ये। जैसे कि हम पिछले दिन बताए थे कि आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो एकदम बेसिक न्यूट्रिशन के ऊपर होगा। ठीक है। उसी के रिगार्डिंग हम आज जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, क्यों फंडामेंटल हमें पढ़ना है? बिकॉज फंडामेंटल मीन्स द बेसिक थिंग। अगर एक घर भी बनाना होता है ना, घर बनाने के पहले हमें उसका जो बेस है, बेस ठीक से रेडी करना पड़ता है। तो जो भी चीज हो उसको अच्छे से समझने के लिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए एक बेस जरूरी होते हैं। तो सेम न्यूट्रिशन को भी अच्छे से समझने के लिए उसकी जो बेस है वो हमें समझना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये पूरा कोर्स पूरा टिका हुआ है। हम आज क्या क्या जानेंगे? फर्स्ट हम जो जानेंगे दैट इज फूड। ये हमारे मन में एक मिथ है। ठीक है। क्या है कि हम जो भी खाते हैं वही हमारा खाना, बट एक्चुअली साइंटिफिकली ये नहीं है। हम जो भी चीज खाते हैं वो पानी हो या फिर पेस्ट्री हो या फिर बर्गर हो या फिर फ्रूट्स हो, सारी चीज हमारे लिए सेम काम नहीं करते हैं, क्योंकि फूड इसका एक अलग फंक्शन होते हैं। जो चीज उस फंक्शन को मेंटेन करते हैं हम उसी को फूड मानते हैं, उसी को खाना मानते हैं। ठीक है। फूड के साथ न्यूट्रिशन का क्या रिलेशन है वो भी हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं फूड के रिगार्डिंग। फूड क्या है? फूड एक ऐसा चीज है जो कि हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है, मतलब हमारे जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, डिजीज फ्री होने के लिए, और हमारे जो भी इलनेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी बीमारी है, ऐसे चीज जो हमारे बीमारी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें स्वस्थ रख सकता है, हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, और हमारे मूड को अच्छा रखते हैं, उसी को हम फूड मानते हैं। तो फूड मतलब क्या हो गया? फर्स्ट, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट, एक है एनर्जी प्रोवाइड। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? प्रिवेंट इलनेस, टू मेक डिजीज फ्री। इसके साथ और क्या है? गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है, हमारे मूड को अच्छा रखने के लिए जो चीज काम करते हैं। एंड देन नेक्स्ट, मैनेज डिजीज। एक तो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, और एक जिसको हो गया है डिजीज तो उसको मैनेज करने के लिए जो चीज काम आते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज फूड। ओके। और जैसे कि फूड के साथ हमारे मेंटल हेल्थ का एक रिलेशन है, तो ये एक टर्म होते हैं दैट गुड फूड इज इक्वल्स टू गुड मूड। अगर फूड अच्छा है, अगर खाना हम अच्छा खाते हैं, तो हमारे मूड भी ठीक रहते हैं। ठीक है। दैट इज फूड, जो कि हमारे लॉन्ग लाइफ के लिए जरूरी है। अब जिस चीज में हम ये सारे चीज हमें मिलेगा वही हमारे लिए खाना है। खाना ये नहीं कि सिर्फ पेट भरने के लिए। ठीक है। जो चीज हमें इस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पेट भरने में भी मदद करेगा।
लेकिन अभी हमारे फिलहाल अभी हमारा मतलब हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? फूड या फिर खाना, मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए। वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो सारे फंक्शंस है फूड का, वो कैसे परफॉर्म होगा? क्यों? क्योंकि फूड का ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म होते हैं थ्रू न्यूट्रिशन। मतलब जो चीज हम खा रहे हैं उसके अंदर क्या है? एक फूड मतलब उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, जो केमिकल्स हमारे लिए अच्छा है। हम्म? तो न्यूट्रिशन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज केमिकल्स, ठीक है। ये केमिकल हमारी बॉडी में जाके अलग अलग फंक्शन देते हैं। तो किसी का फंक्शन होते हैं हमें एनर्जी देना, कुछ केमिकल्स का फंक्शन होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, कुछ केमिकल्स का फंक्शन होते हैं डिजीज को मैनेज करना, और कुछ केमिकल्स का फंक्शन होता है डिजीज को प्रिवेंट करना, ठीक है। तो फूड मतलब एक अच्छा फूड, गुड फूड हम किसको मानेंगे? जिस फूड के अंदर ये सारे केमिकल्स रहते हैं, और ये सारे केमिकल्स को हम एक साथ कहते हैं न्यूट्रिशन। जिस प्रोसेस के थ्रू जिस प्रोसेस के थ्रू ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको कहा जाते हैं न्यूट्रिशन। सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन। Nutrition is the internal biological process that we can't see. What we can see the external effect. ठीक है, हम इफेक्ट देखते हैं कि अगर हमारे बॉडी में कुछ अच्छा सा होते हैं, बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अगर अच्छे से चलता है, देन हमारे एक्सटर्नल हमारे अपीयरेंस पे वो नजर आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि फूड, और पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन इज द कॉज एंड द इफेक्ट इज द फूड। जब हमारे न्यूट्रिशन ठीक है तो उसके इफेक्ट आएगा फूड के थ्रू, ठीक है। ये क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हम न्यूट्रिशन की तो बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स रहते हैं। ये जो गुड केमिकल्स है, जो हेल्दी केमिकल्स होते हैं, उसको हम नाम देते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स। उस केमिकल्स का नाम है न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कितने केमिकल्स रहते हैं? टोटल 6 केमिकल्स रहते हैं। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये सारे मिला के होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और जब एक फूड में, एक खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेगा, मतलब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से हो रहा है, पोषण मिल रहा है हमें। न्यूट्रिशन का हिंदी होते हैं पोषण। तो हमें पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, इट मीन्स हमारा खाना अच्छा है और इसका इफेक्ट भी हमारे बॉडी में अच्छा ही होगा। ओके, अब इस न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट्स को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट क्या है? ये न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में, ये जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं ये दो मतलब दो तरीके से हमारे बॉडी में आ सकते हैं। एक हो सकता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहले अगर हम ऑटो की बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑटोमेटिकली जो होते हैं, राइट। सो ऑटोमेटिकली जब न्यूट्रिएंट्स उस पे है, उसको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट, जो भी प्लांट फूड होते हैं, दोज आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब
उसको अपने खाना पाने के लिए, अपने बॉडी में पोषण लेने के लिए किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। एक पेड़, एक पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर खुद वो अपना खाना बना लेते हैं, जो कि उसके न्यूट्रिशन की काम करते हैं। तो ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन या फिर पोषण लेते हैं। हम जो वेजिटेरियन फूड्स लेते हैं, जो भी प्लांट बेस्ड फूड है, हम उसके थ्रू हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन ले रहे हैं। मतलब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू हमें हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको मेंटेन कर रहे हैं। और एक होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, इस हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जो खुद से खाना नहीं बनाते हैं, खाने के लिए उसको किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जस्ट लाइक द एनिमल्स, एनिमल्स खुद अपने बॉडी में खाना नहीं पका सकते हैं। उसके बॉडी में खाना नहीं बनता है, खाने के लिए उसको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, अगेन प्लांट फूड के ऊपर। या फिर अगर हम कार्निवोरस एनिमल्स की बात करते हैं, यूजुअली हम दो टाइप के एनिमल्स देखते हैं। एक होते हैं जो संपूर्ण शाकाहारी होते हैं, ठीक है, जिसको कहा जाते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस मीन्स जो सिर्फ प्लांट फूड लेते हैं। और एक होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स जो प्लांट फूड नहीं, रादर वो दूसरे एनिमल को अपने खाना मानते हैं। लायन हो, टाइगर हो, कुछ भी हो, वो दूसरे एनिमल को अपने खाना मानते हैं। और कार्निवोरस एनिमल उस दूसरे एनिमल के बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब उसको खाना मान के वो खाते हैं, तो उस हर्बीवोरस एनिमल के बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशन था, वो अपने बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, और एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है हम भी खुद अपने बॉडी में खाना नहीं बना सकते हैं, तो हमें भी खाने के लिए प्लांट फूड और एनिमल फूड दोनों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हम जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, ये सारी चीज लेते हैं, हम वैसे ही मिल्क लेते हैं, पनीर लेते हैं, चिकन लेते हैं, फिश लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट फूड भी ले रहे हैं और हम एनिमल फूड भी ले रहे हैं, ताकि हमारे बॉडी में पोषण मिले। तो अगर हम सिर्फ हमारी बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम तो पहले 6 न्यूट्रिएंट्स के नाम हम जान चुके हैं। इस न्यूट्रिएंट्स को उसका जो अमाउंट है पूरे दिन में हमें कितना जरूरी है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम न्यूट्रिएंट्स को 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। उसका 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स बड़ा साइज, लार्ज अमाउंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें डेली लाइफ में हर दिन सबसे ज्यादा लगता है, उसको कहा जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स, माइक्रो मीन्स छोटा सा, स्मॉल अमाउंट। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स जो कि हमारे पूरे दिन में बहुत कम मात्रा में जरूरत है, उसको कहा जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मात्रा कितना होता है, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट हमारे पूरे दिन में ग्राम पे होते हैं। ठीक है, ग्राम यूनिट क्या है, ग्राम पे। 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, ऐसे ग्राम्स पे ये आते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं
मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम पे, मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम, मतलब बहुत ही कम अमाउंट पे जरूरत होते हैं। इससे 100 गुना 1000 टाइम्स ज्यादा जरूरत होते हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिससे हमें मिलते हैं, मतलब ये जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इस 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से हमें अल्टीमेटली मिलते हैं एनर्जी। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी नहीं देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करते हैं हमें, इलनेस से प्रोटेक्ट करते हैं, जो उसका काम है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर? Yes, यहाँ ma'am. तक क्लियर? गुड। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा बहुत जान लेंगे इस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, छोटे छोटे पार्ट हम जानेंगे। लाइक फर्स्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये जो नाम है, इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बो है, कार्बो मीन्स कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल, ओके, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब हाइड्रेशन, मतलब वाटर। सो वाटर में क्या रहता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो फर्स्ट मैंने क्या बताई थी? कुछ केमिकल्स, दिस इज ऑल्सो द केमिकल्स, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मॉलिक्यूल्स रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 मॉलिक्यूल एक साथ मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट। इसका रेशियो क्या है? 1:1, 1:2:1 रेशियो पे ये मॉलिक्यूल जब रहता है एक साथ, तो उसको नाम दिया जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। एंड ये कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज ग्लूकोज। हम बहुत छोटे थे जब, तब हम मतलब एकदम 5-6 से ही हम लाइफ साइंस पे फोटोफॉस्फोराइलेशन करके आ रहे हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो लीव्स अपने, मतलब जो भी पेड़ हैं, वो अपने पत्तों में सनलाइट के मदद से खाना तैयार करते हैं। जो खाना बनता है उसको कहा जाते हैं ग्लूकोज। जो होते हैं उसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, दैट इज C6H12O6। C means carbon, H means hydrogen, O means oxygen। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। सो दिस इज ग्लूकोज, जो कि एक प्लांट के लिए खाना है, और वही प्लांट को जब हम हमारे खाने में यूज करते हैं, नेचुरली हमें भी वो ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी है कि इन, मतलब हमारे अर्थ में, हमारे नेचर में जो भी फूड है, कोई भी ग्लूकोज फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं है ग्लूकोज फ्री या फिर कार्बोहाइड्रेट फ्री,
कुछ भी फूड नहीं है, क्योंकि एकदम मिनिमम अगर हम बोलते हैं तो वो है प्लांट, राइट। तो प्लांट को जीने के लिए जो खाना, वो ग्लूकोज। उसी प्लांट को जब हम एक एनिमल खाते हैं तो उसके बॉडी में वही ग्लूकोज जाते हैं। उसी एनिमल को जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में उसी ग्लूकोज आते हैं, ठीक है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट इज वाइडली स्प्रेड। दिस इज द प्लेंटी सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जो भी खाना खाएंगे उसमें से हमें एनर्जी मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज हमें बहुत जल्दी एनर्जी दे देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि गर्मियों के सीजन में टीवी में एक एड चलता है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, पूरा पसीना आते हैं, तब हम जब ग्लूकोज वाटर खाते हैं, ग्लूकोज वाटर पीते हैं, तो हम फिर से एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और इसीलिए हमारे पूरे दिन में जो भी खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट से मैक्सिमम एनर्जी हमें लेना चाहिए, वो आसान होते हैं। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना भी आसान हो जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर? इसमें कुछ क्वेश्चंस किसी को? क्लियर है ना ये? Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट है क्या? प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या है, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट में बात कर रहे थे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, प्रोटीन में भी वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन इसके साथ और एक मॉलिक्यूल एड ऑन होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। ओके। तो जिस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 एक साथ मिल जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्रोटीन। एंड प्रोटीन का मतलब होते हैं प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का अगर मीनिंग बोलते हैं हम, सो प्रोटीन मीन्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी हो, सबसे आगे प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का इंपॉर्टेंस सबसे आगे होते हैं। प्रोटीन को कहा जाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक। एक घर बनाने के लिए, घर तो ऐसे ही नहीं बिल्डअप होते हैं ना, घर बनाने के लिए उस पे हमें सीमेंट डालना पड़ता है, सैंड डालना पड़ता है, सब कुछ डालना पड़ता है, पानी वानी सब कुछ जरूरी होते हैं, ब्रिक्स जरूरी है, सब कुछ होगा, फिर एक पूरा वॉल बनेगा, फिर जाके तो घर। हमारे बॉडी में भी जब हम एकदम माँ के पेट में थे, तब हम एक छोटा सा एक सेल था हम, ठीक है, वो एक छोटा सा सेल थे हम। तो एक एक करके हमारा ग्रोथ हुआ। इनफैक्ट अगर हम माँ के पेट में थे तब उसका एक ग्रोथ हो गया। जब एक बेबी का जन्म होते हैं तब उसका जो साइज रहता है, तब उसका जो स्ट्रक्चर रहते हैं, धीरे धीरे वो चेंज होते हैं, उसके हाइट बढ़ते हैं, वेट बढ़ते हैं, तो पूरा ग्रोथ होते हैं, बिल्ड होते हैं, एक एक करके उसका डेवलपमेंट होते हैं। कि किसकी वजह से होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन को कहा जाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि प्रोटीन जब हम खाने पे लेते हैं और उसको हजम करने के बाद हमें मिलता है एमाइनो एसिड। जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद हमें मिलता है ग्लूकोज, सेम प्रोटीन को हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद मिल जाते हैं अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड इस बिल्डिंग ब्लॉक की काम करते हैं, एक एक करके हमारे बॉडी में डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, एक तो प्रोटीन ना होने से हमारा बॉडी फॉर्मेशन ही नहीं होगा, एक जो ऑर्गन फॉर्मेशन होते हैं वो भी नहीं होगा, एक सेल फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर प्रोटीन नहीं है तो कहीं पर अगर हमें कट हो जाए तो वो जगह ठीक नहीं होगा, हील नहीं होगा। जब सिलाई होते हैं कहीं पर भी कोई चोट आ जाते हैं, बहुत गहरी चोट आते हैं, तो उस पे जब सिलाई किया जाते हैं तो उसके बाद वो जगह जुड़ जाते हैं। अगर प्रोटीन नहीं है तो वो नहीं होगा, ठीक है, वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो प्रोटीन मीन्स हमारे जीने के लिए, नॉर्मली जीने के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलता है। कितना एनर्जी मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाते हैं, which is 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ द कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी हमें मिल रहा है वो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल कामों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, आप बैठे हो, आप फोन पे स्क्रीन पे भी दिख रहे हो, ठीक है, मैं लिख रही हूँ, जो भी काम हम कर रहे हैं जो कि बाहर से देखा जाते हैं, वो सारे कामों के लिए जरूरी होते हैं इस कार्बोहाइड्रेट से मिला हुआ एनर्जी। और जो नहीं दिखता है उसके लिए जरूरी होते हैं प्रोटीन का एनर्जी। मतलब ये जो डेवलपमेंट चल रहा है बॉडी के अंदर, हाँ, एंटीबॉडी, बॉडी खुद से डिजीज को प्रिवेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, ये सारे चीज हमें नहीं दिखते हैं बट ये चल रहा है। ये किसके वजह से? ये एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? प्रोटीन से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सिर्फ आप भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी सारे लोग कहाँ गए? सुषमा जी और नाइक, तो बाकी सारे लोग कहाँ गया? सुन रहे पता हैं नहीं। क्या? हाँ सुन रहा है। ओके, तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स भी तो चाहिए ना। हाँ ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फैट्स में, फैट्स एंड ऑयल्स के ऊपर, ठीक है। ये फैट्स एंड ऑयल्स, अब ये आपको एक डाउट हो सकता है कि फैट और ऑयल दोनों अलग अलग क्यों है। एक्चुअली फैट और ऑयल दोनों ही बेसिकली सेम ही है, डिफरेंस सिर्फ इसके टेक्सचर में है। इसको एक साथ हम कहते हैं लिपिड, ठीक है, लिपिड कहते हैं। और इस लिपिड में जो सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर में जो सॉलिड होते हैं उसको कहा जाते हैं फैट। रूम टेम्परेचर में जो सॉलिड है, रूम टेम्परेचर मतलब एक टेम्परेचर सेट किया जाते हैं विच इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो सॉलिड रहता है उसको फैट कहते हैं, और जो लिक्विड रहता है उसको हम कहते हैं ऑयल, ठीक है। लेकिन इस दोनों का ही फंक्शन सेम है, मतलब इस दोनों से ही हमें एनर्जी सेम मिलता है। कितना मिलता है एनर्जी? 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन से डबल से भी ज्यादा एनर्जी हमें मिल जाते हैं लिपिड से। इसीलिए लिपिड हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, जितना हम कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन ले रहे हैं उसके हाफ पोर्शन हम लिपिड ले सकते हैं, प्रोटीन के हाफ हम लिपिड पूरे दिन में ले सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड मिला के, ठीक है। इस लिपिड का भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि लिपिड या फिर फैट मतलब वो हमारे बॉडी के लिए एक विलेन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैट के इम्पोर्टेंस है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है
इस ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट जरूरी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अगर किसी के पास कार है, गाड़ी है, खुद का गाड़ी है, तो आप देखेंगे कि गाड़ी के मतलब जो फ्रंट सीट होते हैं वहां पे कुछ सेफ्टी फीचर्स रहता है। सेफ्टी फीचर्स में एक क्या है, एयर बैग जैसा कुछ रहता है। ताकि गाड़ी अगर किसी भी एक्सीडेंट हो, ऐसे कुछ सिचुएशन हो, तो वो सेफ्टी बैग जो है वो ओपन हो जाते हैं, तो हमें टक्कर नहीं आते हैं, हमें इंजरी नहीं होते हैं। या फिर हम अगर आप गिर जाते हो कहीं पर, ठीक है, तो जब जिस फ्लोर के ऊपर आप गिर गए हो, तो वहां पे अगर तकिया रखा है, एक पिलो रखा है, तो आपको चोट नहीं लगेगा। अगर वैसा नहीं है, अगर आप कोई सॉलिड फ्लोर पे गिर जाते हो तो आपको चोट लगेगा, है ना। हमारे बॉडी में फैट यही पिलो की काम करते हैं। हर एक ऑर्गन के बाहर फैट का एक लेयर जरूरी है। फैट का एक लेयर रहता है जो हमारी बॉडी को बाहर के कोई भी इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स बहुत नाजुक होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फैट हमारे लिए जरूरी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं फैट के, जो कि हम जब एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इलेबोरेटली तब जानेंगे। बट द मेजर फंक्शन इज दैट हमारे बॉडी को, ऑर्गन्स को एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट है वाटर। अच्छा, ये तो हम ये भी अगेन बहुत छोटे से हम जानते हैं कि वाटर, वाटर मीन्स लाइफ। हाँ, पानी का मतलब पानी है तो हमारा लाइफ है। पानी के बगैर हमारा लाइफ नहीं टिक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में एक एक ऑर्गन की बात करती हूँ, एक एक बॉडी पार्ट्स की अगर बात करती हूँ, तो हर एक बॉडी पार्ट्स पे वाटर रहता है। इनफैक्ट जिसको हम नहीं सोच सकते हैं कि इस पे लिक्विड रहेगा कि नहीं, उस पे भी लिक्विड रहते हैं। जैसे कि हम ये जो बात कर रहे हैं, या फिर हम लिख रहे हैं, हाथों को मूव कर रहे हैं, पैर चला रहे हैं, तो ये जो जॉइंट्स का एक फ्लेक्सिबल होता है ना, यहाँ पे तो एक जॉइंट है, ये यहाँ पे हम ऐसे इजीली मूव कर सकते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी एक लिक्विड मीडियम है। वाटर मीन्स नॉर्मल पानी नहीं, लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम है। इसके साथ साथ हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। आप देखेंगे कि गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा पसीना आते हैं, हाँ, और जो जिसको स्वेटिंग ज्यादा होते हैं, अगर आप उसके स्किन पे ऐसे टच करोगे ना, तो आपको क्या लगेगा, स्किन पूरा ठंडा है। क्यों? वाटर वाटर क्या करते हैं, इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। बाहर में जितना हीट है, बॉडी अगर उतना ही ज्यादा हीट हो जाए तो बॉडी के लिए वो मुश्किल है। बॉडी को वो अंदर से ठंडा रखना चाहते हैं, इसीलिए स्किन के थ्रू जो एक्सेस वाटर निकल जाते हैं, वो स्किन को भी एक कूलिंग इफेक्ट दे जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में आसान होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस वाटर के देखते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स पे हाँ एक चीज कॉमन है, वो है इसकी कलर और इसका सोर्स। हम जो भी नेचर से हमें जो भी खाना मिलता है, उस पे विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज्यादा अमाउंट पे रहते हैं, हाँ, जो कि हमारे डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में जरूरी है, फुलफिल करने के लिए इनाफ है, ठीक है। और इस विटामिन्स और मिनरल्स का मेजर काम क्या है? बॉडी को प्रोटेक्शन देना, कोई भी इलनेस से बॉडी के इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, और हमारे बॉडी, हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे फिजिकल हेल्थ सबको अच्छा रखना। ये मेजर फंक्शन होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स का। जब हम नॉर्मली प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं, नेचर बेस्ड फूड जब हम लेते हैं, तो विटामिन्स मिनरल्स तो मिल जाते हैं,
इसी के साथ एडेड एडवांटेज रहते हैं इसके एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? अगर हम थोड़ा सा बस केमिस्ट्री पे आते हैं तो हमारे बॉडी में सेल होते हैं, हमारे पूरे बॉडी सेल से ही बना हुआ है। तो ये जो एक सेल है, सेल के अंदर रहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस पे क्या क्या रहता है? रहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट पे। ये जो एक सेल है, सेल का एक एक ऑर्बिट रहता है, ठीक है। ऐसे एक ऑर्बिट होते हैं और एक एक ऑर्बिट में एक एक करके, मतलब पेयर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट पे 2, फिर सेकंड ऑर्बिट पे 4, नेक्स्ट ऑर्बिट पे 8, ऐसे पेयर में ये रहता है इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पेयर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये हमारे सेल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो एक पेयर है, ये पेयर अगर नहीं है, इस पेयर में एक अगर खराब हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, तो वो सेल डैमेज कर सकते हैं। तो ऑलवेज हमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा हमारे सेल का, जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट्स है उस पे। ये पेयर में एक पेयर क्यों खराब हो जाते हैं? हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खाने पीने का जो तरीका होते हैं उसी की वजह से कभी कभी ये खराब हो जाते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन एक चाहिए, इस पूरे लास्ट जो ऑर्बिट है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहाँ से मिलेगा? वो इसके पास वाला जो ऑर्बिट है वहां से एक सेल को ये खींच सकते हैं। अगर ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाए तो यहाँ पे भी कम हो जाएगा ना, पेयर तो फिर टूट जाएगा। यहाँ पे काम है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फुल ऑफ दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? जब हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेते हैं, मतलब जब हम नेचर बेस्ड फूड लेते हैं, नेचुरल कलर जब हम यूज करते हैं, तो उसपे हमें मिल जाते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटो मीन्स प्लांट, न्यूट्रिएंट्स प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फिर फाइटोकेमिकल्स। ये फाइटोकेमिकल्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसके वजह से सेल डैमेज प्रिवेंट होते हैं। और अगर सेल डैमेज ना हो तो हमारे बॉडी में बीमारी नहीं आएगा। वो एक सिंपल सा मतलब कैंसर हो, कैंसर प्रिवेंशन हो, ट्यूमर प्रिवेंशन हो, या फिर दिमाग की कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हो सकता है जब हमारे सेल ठीक रहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हम ये बोल सकते हैं कि ये एज अ होल हमारे पूरे बॉडी को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। सेल डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, कैंसर प्रिवेंशन, ट्यूमर प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट, इम्यूनिटी बूस्टिंग, सभी के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। कहाँ से मिलेगा? जिस खाने से हमें विटामिन मिनरल्स मिल रहा है उसी खाने से हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि ये तो आई होप ये हमें समझ में आ गया कि फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है। जब ये तीन चीज एक साथ मिल जाते हैं तब हमें हेल्थ अचीव होते हैं, तब हम हमारे जो हेल्थ कहते हैं हम वो हम अचीव कर पाते हैं। यूजुअली हम हमारे नॉर्मल
रूटीन में, हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम हेल्दी कहते हैं उन लोगों को जो कि थोड़ा ओवरवेट रहता है, उनको हम हेल्दी कहते हैं, बट एक्चुअली हेल्थ वो नहीं है। हेल्थ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड योर सोशल हेल्थ। मतलब अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब आप हेल्दी हो नहीं। आपको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए फिजिकल हेल्थ में। मेंटल हेल्थ पे क्या, आपको कोई भी डिप्रेशन नहीं है, हाँ, आपको कोई भी कोई मन में कोई सैडनेस नहीं है, बहुत ज्यादा एंगर इशू नहीं है, वो भी आपके प्रॉपर हेल्थ का एक सिम्टम है, प्रॉपर हेल्थ का एक इंडिकेटर है। और सोशल हेल्थ मतलब आप सभी के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हो, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता, आपको नेग्लेक्टेड फील नहीं होते हैं, आपको खुद को आइसोलेटेड नहीं रखना पड़ता है, कहीं पर जाने के लिए आपको हेजिटेशन नहीं होते हैं, ठीक है। सोशली भी आप बहुत फैमिलियर हो सबके साथ, दैट इज ऑल्सो द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, हेल्दी पर्सन। सो इसका हु के अकॉर्डिंगली ये एक डेफिनेशन दिया गया है that health is not merely the absence of any disease, it is more than that. What is it? The physical health, the mental health and the social well-being. Okay. अब ये जो हु का डेफिनेशन है ना, इसको अचीव करने के लिए हमें 4 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक है न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स है सारे, तो न्यूट्रिएंट्स है मतलब हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। हम जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही ये जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा ठीक से। और इस एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का एक कनेक्शन होते हैं। अगर किसी का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो उसको कहा जाते हैं मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन, अगर किसी की न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट पे अगर नहीं मिल रहा है तो उसको कहा जाते हैं मैल न्यूट्रिशन। इस मैल न्यूट्रिशन के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक है अंडर न्यूट्रिशन, ओके। एक है अंडर न्यूट्रिशन मतलब मैल नरिश्ड, जिसका बॉडी वेट कम है, वो एक है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब कम हो जाना, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी मतलब उसका बॉडी वेट कम नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कोई भी एक या फिर 2 न्यूट्रिएंट उसके बॉडी में कम है, इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम दिख रहा है। जैसे कि किसी को अगर एनीमिया हो जाए तो सारे न्यूट्रिएंट उनके बॉडी में कम है ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में कम है, आयरन, B12, प्रोटीन, ऐसे कुछ कम है। किसी को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, मीन्स उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, that is also a type of malnutrition. And the third is overnutrition. Overnutrition मतलब बॉडी वेट ज्यादा हो जाना भी malnutrition है। मतलब बॉडी वेट क्यों ज्यादा होते हैं, जब हमें राइट अमाउंट पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट जब ज्यादा हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा जब हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, तब हमें मोटापा दिखते हैं, दैट इज ओवर न्यूट्रिशन। वो भी हमारे बॉडी में एक मैल न्यूट्रिशन है, वो भी प्रॉपर हेल्थ का डेफिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्लियर? Yes, मैम ma'am.
मैम अगर एक एवरेज मैन के लिए कितना कैलोरीज खाना पड़ता है दिन में? एवरेज वैसे नहीं होते हैं, यूजुअली आईसीएमआर का एक गाइडलाइंस रहता है जिसमें हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है उसके ऊपर और जेंडर के ऊपर डिपेंड करके कुछ कैलोरी स्पेसिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि फॉर फीमेल हम पर डे 1900 किलो कैलोरी से लेके 2200 किलो कैलोरी तक ले सकते हैं। और फॉर मेल हम पूरे फॉर मेल वो डिपेंड करते हैं 2500 থেকে 3000 किलो कैलोरी के ऊपर। बट ये एक एवरेज हम बोल सकते हैं, बट ये अभी क्या है ना कि हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर मेजरली डिपेंड करते हैं। तो हम कैलोरी कितना जरूरी है हमारे लिए वो एवरेज नहीं हो सकता है, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल के लिए हम बाद में वो सीखेंगे, मतलब हमारे ये इंटर्नशिप बेस्ड जो क्लास रहेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्लासेस, वहां पे हम सीखेंगे कि हम इंडिविजुअली कैसे कैलोरी को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब ये जो मेल न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं ना कि दैट इज अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, इसी के साथ कनेक्टेड है एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम हमारे जितना जरूरी न्यूट्रिशन है उससे कम ले रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्टिविटी पूरे दिन में हमारे भाग दौड़ का काम बहुत ज्यादा है, देन वी विल गेट अंडर नरिश्ड। और अगर इसका ऑपोजिट है तो हम ओवर नरिश्ड हो जाएंगे। तो हेल्थ के लिए ये भी एक पैरामीटर, एक पिलर है एक्सरसाइज। हमारे हेल्थ को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्या है? रिलैक्सेशन। नेक्स्ट पिलर रिलैक्सेशन, मतलब आपके मेंटल हेल्थ को रिलीफ देना। आपको पूरे दिन में एक टाइम आपको निकालना है आपके खुद के लिए, जहाँ पे आपको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी काम करने की जल्दबाजी नहीं है, आप पूरा रिलैक्स्ड हो, लेकिन नींद पे नहीं है, लेकिन आप मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। ठीक है, और आप अपने जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम आप कर रहे हो, दैट इज रिलैक्सेशन। ये भी आप सुना होगा कि जब हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो कभी कभी डॉक्टर ने भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा घूम के आ जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे मेंटल हेल्थ से हमारे पूरे फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड है। अगर हम मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा एंशियस है, तो हमारे फिजिकल हेल्थ कभी भी ठीक नहीं रहेगा। ओके, इसीलिए रिलैक्सेशन पूरे दिन में, ये रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अंदर से हैप्पी रहना जरूरी है। जब हम अंदर से हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ये हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे बॉडी का जो फंक्शन है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप मतलब प्रॉपर स्लीप। ठीक है, स्लीप का कहीं फायदे होते हैं। प्रॉपर स्लीप मीन्स एग्जैक्टली 7 to 8 आवर्स का साउंड स्लीप, जो कि आजकल लोगों में बहुत कम होते हैं। मतलब हम सो तो जाते हैं, रात के 11 बजे सो जाते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे भी उठते हैं। हाँ? लगता है कि नहीं मैं तो 8 घंटे से भी ज्यादा सोती हूँ, लेकिन साउंड स्लीप का मतलब कुछ अलग है। साउंड स्लीप मतलब आप जब नींद पे जाते हो, जितना टाइम आप नींद पे हो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आप नींद पे जब हम कोई सपना भी देखते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज साउंड स्लीप, मतलब आप नींद पे भी कॉन्सियस हो। ठीक है, तो साउंड स्लीप मतलब एकदम गहरा नींद। आपको किसी भी चीज के बारे में कोई भी टेंशन नहीं है, आपको कभी भी आंख नहीं खुल रहा है। ये जो 7-8 घंटे का टाइम है, आपको कभी भी आंख नहीं खुल रहा है, आपके दिमाग पे भी और कुछ नहीं चल रहा है, दैट इज साउंड स्लीप।
तो ये जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। अगर ये नहीं होते हैं, अगेन ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, एक एक पार्ट पे इफेक्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे ओबेसिटी, ओवरवेट हो जाते हैं, हम ओबीज हो जाते हैं। ये हम सुनते हैं कि ज्यादा सोते हैं तो इसीलिए मोटापा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक से नहीं सोते हो, अगर ठीक से नींद नहीं होते, आपके नींद पूरी नहीं होते हैं, तो भी आपको मोटापा आ सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो मतलब नॉर्मल रात पे बहुत देर तक सोए हैं, बहुत देर लेट उठे हैं, ठीक है, फिर भी उनको पूरे दिन में एक डिजीनेस फील होते हैं, नींद आते हैं पूरे दिन में, एनर्जी नहीं मिलता है काम पे। ये बेसिकली हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है। बॉडी कोई भी कामों पे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। जब हम साउंड स्लीप लेते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर पाते हैं, हम किसी भी चीजों के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं, हमें कोई भी काम करने में एनर्जी मिलता है, हमें वो एनकरेज फील करते हैं हम अंदर से। और जो खाना हम खाते हैं वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो पाते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होगा। क्यों? यहाँ पर भी है हार्मोन। जब हम गहरे नींद पे होते हैं तो हमारे हार्मोनल बैलेंस ठीक रहता है। हम्म, जैसे कि हमारे बॉडी में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है इसलिए मैं और नोट नहीं कर रही हूँ। हमारे बॉडी में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है घ्रेलिन और एक है लेप्टिन, ठीक है। ये घ्रेलिन हार्मोन का काम क्या है? हमारे भूख को इंस्टिगेट करना, हमें ये सिग्नल देना कि कब हमें भूख लग रहा है, हमें खाना चाहिए, बॉडी को कब खाना चाहिए, ये सिग्नल देते हैं ये घ्रेलिन हार्मोन। तो घ्रेलिन हार्मोन सिक्रेशन होना मतलब हमें भूख लगता है और हम खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाते खाते एक टाइम के बाद हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं मेरा पेट भर चुका है और हम नहीं खा पाएंगे। ये कौन बताते हैं हमें? ये बताते हैं हमें लेप्टिन, ये जो लेप्टिन हार्मोन है, ये हमारे सैटाइटी को बताते हैं कि आपको पेट भर गया है, अब तुम स्टॉप हो जाओ। ये हार्मोन बताते हैं लेप्टिन। प्रॉब्लम क्या है? अगर पुअर स्लीप है, ठीक से नींद नहीं है, तो घ्रेलिन हार्मोन बढ़ जाते हैं, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा भूख लगता है, बार बार भूख लगता है हमें। लेकिन लेप्टिन हार्मोन कम हो जाते हैं, मतलब हमें कब खाना स्टॉप करना है, कब कब हमारे पेट भर गया, ये फिल नहीं आते हैं, ये फीलिंग्स प्रॉपर टाइम पे नहीं आते, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग होते हैं। हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाना मीन्स ज्यादा कैलोरी इनटेक, और उसी तरह से हम एक्टिविटी नहीं कर रहे क्योंकि कुछ काम करने का एनर्जी नहीं है हमें, और अल्टीमेटली ओबेसिटी आ जाते हैं, ओवरवेट होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किसी को? ये फुल क्लियर है ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या आते हैं? कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे, मतलब हमारे हार्ट हेल्थ पे। प्रॉपर स्लीप मतलब आपके ब्लड प्रेशर मेंटेन होना। लेकिन अगर आपके नींद पूरी नहीं होता है तो आपके ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ अफेक्टेड होते हैं, हार्ट मतलब स्ट्रोक, हार्ट फेलियर जैसा प्रॉब्लम दिखते हैं। नेक्स्ट इम्यूनो हेल्थ पे, मतलब हमारे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्लीप। अगर आपके नींद पूरी होती है तो आपके बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं जो कि जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, वो सेल्स का सिंथेसिस ज्यादा होगा, सिंथेसिस प्रॉपर होगा, प्रोडक्शन ठीक से होगा। अगर नींद पूरी नहीं है तो आपके इम्यून हेल्थ बिगड़ जाएगा, आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम जैसा प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली चाइल्ड के लिए है, बच्चों के लिए ये ज्यादा देखा जाते हैं कि बच्चों जब ज्यादा सोते हैं, उसका जब नींद पूरी होती है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक होते हैं, उनके जो नॉर्मली जो ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं वो अच्छे से सिक्रीट हो पाते हैं ताकि उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से हो पाए। ठीक है,
तो ये आते हैं स्लीप का इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए जब हमारे हेल्थ को अचीव करना है, तो अगर हम ये 4 पिलर्स नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो हमारे हेल्थ अचीव नहीं होगा। ओके, क्लियर? मैम नीचे वाला क्या था, आपने बोला था ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसका एक बार बता दो। हमारे हाइट, वेट, ये सब कुछ का इम्प्रूवमेंट, ये बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। जब नींद पूरी होती है तो बच्चों में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके हाइट वेट प्रॉपर डेवलप होते हैं। ओके। ठीक है। हम्म। Okay. तो अब फाइनली जब हमारे ये 4 पिलर्स जब हम अटेंड करते हैं, 4 पिलर हम ठीक से मेंटेन कर रहे हैं हमारे रेगुलर रूटीन में, तब ऑटोमेटिकली हम एक गुड हेल्थ, ऑप्टिमम हेल्थ अचीव करेंगे। इस ऑप्टिमम हेल्थ का कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। एकदम पूरा टॉप टू बॉटम हमें हमारे अपीयरेंस पे वो नजर आएगा। हमारे हेयर अच्छा होगा, हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर टेक्सचर ठीक रहेगा, स्किन बेटर रहेगा, स्किन बहुत ज्यादा स्मूथनेस आएगा, फाइन लाइंस, इनमैच्योर एजिंग ये नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे विजन हेल्थ प्रॉपर रहेगा, हमारा आंखों का मतलब दिखने का जो क्षमता होते हैं वो ठीक रहेगा। ओरल हेल्थ ठीक रहेगा, दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, माउथ कैविटी में कोई भी बैड स्मेल नहीं है, हमारे दांतों में मजबूतियां बरकरार रहता है, ये रहता है। नेक्स्ट कॉग्निटिव हेल्थ इंप्रूव होते हैं। कॉग्निटिव हेल्थ मतलब कोई भी चीज को समझना, उसको ध्यान रखना, उसको ध्यान से काम करना, उसको याद रखना, ये सारी चीज होते हैं कॉग्निटिव हेल्थ। और इसी के साथ हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारे कॉमन सेंस, ये सारी चीज गुड हेल्थ का इंडिकेटर होते हैं। तो ये भी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। बावल सिम्टम्स, बावल मूवमेंट हेल्दी रहते हैं। हर दिन हमारा जो भी बॉडी टॉक्सिन्स है वो अच्छे से बॉडी से डिटॉक्सिफाई हो रहा है। यूरिनरी सिस्टम प्रॉपर है, अगर हम प्रॉपरली वाटर लेते हैं, गुड हेल्थ में है, तो यूरिनरी सिस्टम ठीक रहता है। अदरवाइज पेन हो सकता है, जलन हो सकता है, यूरिन का कलर डार्क येलो भी हो सकता है। अगर नहीं है, हम गुड हेल्थ पे है, तो हमारे यूरिन का कलर लाइट येलो या फिर व्हाइटिश कलर का होते हैं। रैपिड वुंड हीलिंग होते हैं, कहीं पर भी अगर चोट आ जाए, कट हो गया, फिर भी वो बहुत जल्दी से हील हो जाता है गुड हेल्थ पे है तो। नेक्स्ट क्या है, कोई भी मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं होते हैं, स्लीपिंग पैटर्न में कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, ये सारी चीज हम गुड हेल्थ पे देखते हैं। और एक चीज देखते हैं, दैट इज मेंटेनिंग द IBW। व्हाट इज IBW? IBW means ideal body weight। आइडियल बॉडी वेट मतलब आपके हाइट के हिसाब से आपके बॉडी वेट जितना होना चाहिए, उसको कहते हैं आइडियल बॉडी वेट या फिर IBW। कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर फॉर मेल हम क्या करेंगे, हमारे हाइट इन सेंटीमीटर माइनस करेंगे 100, जितना केजी होगा वो होगा हमारा आइडियल बॉडी वेट मेल के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपके हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आप 170 सेंटीमीटर माइनस 100 कीजिए, आपके माइनस करके कितना आएगा, 70 केजी। सो 70 केजी इज योर आइडियल बॉडी वेट। एंड फॉर फीमेल हाइट सेंटीमीटर में माइनस 103, दैट इज योर आइडियल बॉडी वेट। सो अगर आपके हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो उससे आप 103 माइनस कीजिए, मीन्स 57। सो 57 केजी इज योर आइडियल बॉडी वेट। ये जो कैलकुलेशन है, इसको जो फॉर्मूला है, ये है ब्रोकस इंडेक्स।
ठीक है, ब्रोकस इंडेक्स। इस ब्रोकस इंडेक्स के थ्रू हम आसानी से हमारे आइडियल बॉडी वेट को जान सकते हैं। हमें कितना बॉडी वेट होना चाहिए वो हम जान सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? इस पे कुछ क्वेश्चंस किसी को? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये एक हो सकता है कि मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 57 केजी होना चाहिए, लेकिन मेरा बॉडी वेट है 56 केजी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको ऐसे ही कम या फिर ज्यादा है तो आपको किसी भी तरह से वो आइडियल बॉडी वेट पे ही पहुंचना है, ऐसा जरूरी नहीं है। 1-2 केजी का इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी वेट जितना भी आपके आइडियल बॉडी वेट से जितना भी कम या फिर ज्यादा है वो ठीक है कि नहीं, वो भी पता चलना जरूरी है ना? इसके लिए भी हम और एक कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि है BMI। ठीक है, BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का कैलकुलेशन क्या होते हैं? आपके वेट, जितना वेट है आपका केजी में, आपके एग्जिस्टिंग वेट जितना है वो केजी में डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट को आपको मीटर पे कन्वर्ट करना है, उसका स्क्वायर करना है। सो इसका मतलब जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए आपके बॉडी वेट 55 है, 57 होना चाहिए लेकिन आपको है 55 केजी। सो 55 डिवाइडेड बाय आपका हाइट था 160 सेंटीमीटर, मतलब 1.60 मीटर स्क्वायर। तो ये जितना आएगा वो है आपके BMI। कोई भी एक नंबर हो सकता है, मान लीजिए ये BMI आए हैं 22। मैं एक रफ फिगर बताती हूँ आपको, 22। अब आपको क्या दिखना है, ये 22 क्या है? कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा होना चाहिए 57, मेरा तो है 55, तो मैं मतलब मेरा बॉडी वेट ठीक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा आपको? इसीलिए BMI का एक रेंज होते हैं। हाँ, ये जो रिजल्ट आपको आए हैं इसका नंबर का एक रेंज आते हैं, वो आप टैली कर लीजिए। अगर ये रेंज लेस देन 16.4 है, सो इट इज अंडर वेट। अंडर वेट ग्रेड 3 होते हैं ये। अगर ये रिजल्ट आपको 16.4 से भी नीचे आते हैं तो आप अंडरवेट ग्रेड 3 पे हो, बहुत सीवियरली अंडरवेट। अगर ये रेंज 16.5 से 17.4 है तो अंडरवेट ग्रेड 2, मतलब मॉडरेट अंडरवेट। ओके, अगर ये रेंज 17.5 से 18.4 है देन अंडरवेट ग्रेड 1, माइल्ड अंडरवेट। ओके, ये समझ आ रहे हैं सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेरी गुड। अगर ये रेंज 18.5 से 24.4 है देन इट इज नॉर्मल। ठीक है, अगर ये रेंज इसके रेंज पे है तो नॉर्मल। देन अगर 24.5 से 29.4 है
then overweight. Okay, overweight. Next, 29.5 से 34.4 is obese grade 1, मतलब mild obesity. Next, 34.5 से 39.4 is obese grade 2, and greater than 39.5 is obese grade 3 या फिर severe obese. ओके, ये रेंज आपको याद रखना है. तो अभी अगर हम इसी रेंज के हिसाब से मेरे इस रिजल्ट को काउंट करते हैं तो हम किस रेंज पे आएंगे? मेरा BMI कितना है? 22, मतलब मेरा रेंज क्या होगा? नॉर्मल. नॉर्मल रेंज. मतलब मैं ठीक हूँ. अगर 1-2 kg ज्यादा या फिर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये हमें खुद के लिए, आप सभी लोगों को ये खुद के लिए पहले निकालना है कि आप आपके हाइट के हिसाब से नॉर्मल बॉडी वेट पे है कि नहीं. ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके, सो दिस इज बेसिकली द फंडामेंटल्स. ठीक है, अब ये अगर हमें अच्छे से समझ आ जाए फिर हम नेक्स्ट डे क्लास करेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के ऊपर. ये दोनों टॉपिक के ऊपर हमारा बाकी जो सारे चीज होगा, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे, वो सारे इसी 2 टॉपिक के साथ कनेक्टेड है. तो इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, PDF आपको मिल जाएगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए. ठीक है, आज की क्लास कैसा रहा? मतलब सभी को ठीक ठाक समझ में आया सब कुछ? हाँ यस मैम. समझ में आ गया मैम. मैम बस लास्ट वाला मुझे थोड़ा सा वो एक्चुअली याद रखना पड़ेगा ना, इसीलिए. हाँ. हाँ, तो वो याद करके रखिए. अगर ये नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट. रिकॉर्डेड वीडियो जब मिलेगा वो तो बहुत देर की है. हाँ, मैम तो मैंने इसलिए नोट इसको कर लिया. नोट कर लिए. ओके, ठीक है. मैम रिकॉर्डिंग वीडियो तो मिल जाएगा ना मैम? जैसे शाम तक तो हो ही जाएगा, नहीं समझ में आ जाएगा. रिकॉर्डेड हाँ मैम. वीडियो इतना जल्दी नहीं मिलता है. रिकॉर्डेड वीडियो मिलने में आपको 10-15 दिन टाइम लग जाता है. ठीक है, ओ. PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो को टाइम लगेगा. इसीलिए क्लास में जो भी नोट करने की जरूरत है वो नोट कर लीजिएगा. ओके, जैसे मैम हम अगर शाम को अगर क्लास देखना चाहे तो हम अपना मतलब जो ID नंबर है उससे लॉगिन करके हम तो क्लास अपना देख सकते हैं ना मैम? एक बार रिवाइज तो कर सकते हैं ना क्लास को? क्लास मतलब ये अभी जो लाइव क्लास है? जो हाँ जो मैम किए हैं वो नहीं, तो बाद में. हाँ. वो नहीं देख सकते हो आप. दैट इज द रिकॉर्डेड वीडियो. तो वो आप नहीं देख सकते हो. उसको आपको जब अवेलेबल होगा, वीडियो जब अपलोड होगा, तभी आप सिर्फ देख यस. सकते हो. ठीक है, बस ओके इसका मैम. PDF आ जाएगा ना मैम 2-3 PDF आ घंटे में? जाएगा. हाँ हाँ, PDF आ जाएगा. ओके. मैम उसी में जाकर ना PDF देखेगा मैम जिसमें 1-2 करके नेक्स्ट. हाँ हाँ हाँ, उसी में आपको ओके. PDF मिलेगा. वो प्लस साइन पे क्लिक कीजिएगा, PDF आपको यस मिल मैम. जाएगा. ओके, ठीक है. फिर चलिए, फिर आज के लिए हम यहीं पे क्लास एंड करेंगे. आज जैसे कि हमारा फर्स्ट डे है, इसीलिए क्लास थोड़ा लॉन्ग हो गया. तो इसके आगे वाले क्लासेस में हम छोटे छोटे पार्ट करके भी समझेंगे. ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे. नेक्स्ट वीक पे फिर एक साथ हम फिर से कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे. तो ओके, मैम नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा तो वो मंडे को ही होगा या फिर? मंडे को होगा. मंडे ना. मंडे को 11:30 बजे. अब कोई क्लास नहीं है ओके ना मैम. हमारा? नहीं, अब कोई क्लास नहीं है. आप स्टूडेंट प्रोफाइल पे एक बार चेक भी कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट क्लास कब है. वो आप स्टूडेंट प्रोफाइल पे ही चेक कर सकते हो. जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का था वो? पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको इसी वीक से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको ट्यूसडे रहता है, ट्यूसडे ओके. 4:30 बजे. हाँ, शाम को. शाम को. हाँ, ओके. थैंक यू. ओके, थैंक यू एवरीवन.
Have a good day.